हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि सूचना आई कि सीबीएसई बोर्ड का 10th का एग्ज़ाम उन्होंने निरस्त कर दिया है कोविड को देखते हुए, और 12th का एग्ज़ाम जो होगा वो कब होगा या नहीं होगा इस पर चर्चा होगी, उसके बाद फाइनल किया जाएगा। चूँकि कोविड हमारे यहाँ बहुत तीव्रता के साथ बढ़ रहा है, यूपी उससे अछूता नहीं है। यूपी में भी कोविड बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को, जो महत्वपूर्ण लोगों में गिनती है, उनको कोविड हुआ है। एक वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, दोनों कोविड पॉजिटिव हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कोविड तीव्रता के साथ अपने पैर पसार रहा है। तो सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ, जो कि मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, कि प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखें, वे चीज़ें खाएं, उनका सेवन करें जिनसे इम्यूनिटी पावर बढ़े आपकी। साथ ही साथ घर से तभी बाहर निकलें जब बहुत अधिक आवश्यकता हो। आप सब जानते हैं आपको क्या करना है, बस उन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करते रहिए और स्वस्थ बने रहिए, क्योंकि जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब हम लोग आते हैं जूनियर सुपरटेट भर्ती की बात की। जैसा कि जब 18 तारीख को हमारी ये परीक्षा होनी थी और बढ़ाई गई थी इस परीक्षा को, तो कहा, एक सुनने में आया था कि 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये परीक्षा हो सकती है, क्योंकि उसके बाद यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं। तो जैसा कि आज सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नहीं हो रहे हैं अपनी नियत तारीख से, तो इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम भी आपके मुश्किल ही है होना इन परिस्थितियों में। और ये जो जूनियर सुपरटेट की भर्ती है, अब इस पर भी संकट बहुत अधिक गहरा गया है और बहुत मुश्किल जान पड़ता है कि ये मई के पहले वीक में ये परीक्षा हो पाए। आप लोग अभी तैयारी करते रहिए, अपनी जिस मेहनत के साथ आप तैयारी कर रहे हैं उससे आप करिए। मैं प्रतिपल आपके साथ हूँ, आपकी पूर्ण तैयारी कराने में जो मैं सहयोग दे सकता हूँ वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये परीक्षा बढ़ती है तो और अच्छी बात है, मुझे पढ़ाने का और अधिक आपको मौका मिलेगा। साथ ही साथ मेरे वे स्टूडेंट जो कि टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने अलग से क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ आपका संडे से। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास ज्वाइन करना चाहता है, ऑनलाइन क्लास होगी, अगर कोई क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकता है, मैं उसको पूरी प्रोसेस समझा दूंगा। बहुत कम फीस, बिल्कुल ना के बराबर मैंने फीस रखी है, जिससे कि प्रत्येक लास्ट स्टूडेंट जो भी तैयारी करना चाहता है वो आसानी के साथ तैयारी कर सके और उसको कोई भी असुविधा ना हो। और वो फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए रख रहा हूँ जिससे कि आप को का अभी की कंटिन्यूटी बनी रहे, आपको भी ये लगे कि नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि मुझ पर पैसे लगे हैं। सिर्फ इस कारण से वो फीस है और बिल्कुल ना के बराबर मैंने फीस रखी है। फिलहाल अब मैं आज के वीडियो की बात करता हूँ। जैसा कि मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लगातार वीडियोस दे रहा हूँ, अब आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मैं आपको एलिजाबेथन एज के मैंने कई आपको टॉपिक्स दिए। उसके बाद एलिजाबेथन एज के बाद मैंने जैकोबियन एज के टॉपिक दिए। कैरोलाइन एज की अगर बात करूं तो कैरोलाइन एज में महत्वपूर्ण सबसे राइटर आपके हुए जॉन मिल्टन साहब। तो जॉन मिल्टन साहब के बारे में मैंने विस्तार से आपको वीडियोस दिए हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में द प्यूरिटन एंड रिस्टोरेशन एज, द प्यूरिटियन एंड रिस्टोरेशन एज। जब मैं प्यूरिटियन और रिस्टोरेशन एज की बात करता हूं तो आप ये समझ लीजिए ऑगस्टन एज, जिसको हम कहते हैं, प्यूरिटन एज यानी कि कॉमनवेल्थ पीरियड आपका जो है वो इसमें शामिल हो गया।
जिसको हमने टाइम पीरियड दिया है 1649 से 1660, और उसके बाद न्यू क्लासिकल पीरियड का आरंभ, जिसको कि हमने द रिस्टोरेशन एज कहते हैं 1660 से 1700। तो वहाँ तक के टाइम पीरियड के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उसका पार्ट 1 में लेकर आया हूँ। दूसरा पार्ट में फिर आपको 1-2 दिन में मुहैया कराऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो अब हम लोग सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, इन द 17th सेंचुरी विच एज इज नोन एज द अवेकनिंग ऑफ यूरोप। 17वीं शताब्दी में कौन सा युग ऐसा हुआ जिसको कि अवेकनिंग ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है साहब? अवेकनिंग ऑफ यूरोप के नाम से जिसको जाना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन में रखता हूँ, ए द जैकोबियन एज, बी द रिस्टोरेशन एज, सी द एलिजाबेथन एज, और डी द प्यूरिटन एज। तो भाई देखो 17th सेंचुरी की बात हो रही है, तो 17th सेंचुरी में आपका जैकोबियन भी है, रिस्टोरेशन भी है, एलिजाबेथन एज वैसे तो 1603 तक है तो इसको भी आप शामिल कर सकते हैं, और प्यूरिटन एज भी है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि प्यूरिटन एज। तो 17th सेंचुरी में अगर हम अवेकनिंग ऑफ यूरोप की बात करें तो प्यूरिटन एज को अवेकनिंग ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच आउट ऑफ दीज स्टूड लाइक ए रॉक फॉर रिलीजियस टॉलरेंस इन प्यूरिटन एज। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं। इन 4 ऑप्शन में आपको छांटकर ये बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन है जो कि रिलीजियस टॉलरेंस के लिए प्यूरिटन एज में एक रॉक की तरह खड़ा रहा। किस रूप में? एक रॉक, एक पत्थर की तरह खड़ा रहा। ऑप्शन आपके सामने है जॉन इलियट, बी ऑप्शन है आपका क्रॉमवेल, सी ऑप्शन है आपका थॉमस हुकर, और डी ऑप्शन है आपका हैम्पटन। तो साहब आपका राइट आंसर है बी, क्रॉमवेल साहब। तो विच ऑफ दीज स्टूड लाइक ए रॉक फॉर रिलीजियस टॉलरेंस इन प्यूरिटन एज, एंड द आंसर इज बी ऑप्शन आपका क्रॉमवेल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, द एज ऑफ कैरोलाइन इज एन एज ऑफ पोइट्री ऑफ 3 काइंड्स विच इज नॉट ऑफ दिस एज। अगर हम कैरोलाइन एज की बात करते हैं तो कैरोलाइन एज 3 काइंड्स के कारण जानी जाती है। ऑप्शन आपके सामने 4 लिखे हैं, तो उस चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कैरोलाइन एज की पोइट्री में नहीं है? ऑप्शन में आपके सामने रखता हूँ, ए प्यूरिटन एज, बी स्पेंसरियन एज, सी मेटाफिजिकल एज, और डी आपका कैवेलियर एज। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि स्पेंसरियन एज जो है वह कैरोलाइन एज की पोइट्री में कि 3 काइंड्स जो हैं उसमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। विच पोइट्री यूजेस द स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन एंड डायरेक्ट लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ यूजिंग मेटाफर्स एंड अनरियलिस्टिक इमेजरी। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, पूछा जा रहा है विच पोइट्री यूजेस द स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन, साथ ही साथ डायरेक्ट लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ यूजिंग मेटाफर्स और अनरियलिस्टिक इमेजरी। यानी कि ऐसी कौन सी कविता है जिसमें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन और डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, ना कि मेटाफर और अनरियलिस्टिक इमेजरी का। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए मेटाफिजिकल पोइट्री, बी पोस्टल पोइट्री, सी कैवेलियर पोइट्री, और डी ट्रांजिशनल पोइट्री। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कैवेलियर पोइट्री। अगर कैवेलियर पोइट्री की बात करें तो कैवेलियर पोइट जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं अपने एक्सप्रेशन में, और उनकी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन आपका है, हुज पोइट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स लाइक एनाटॉमी पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स एंड एपिग्राम्स। यानी कि कौन से प्रकार की ऐसी कविता है जो कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड है, और वे 3 ग्रुप्स हैं एनाटॉमी पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स और एपिग्राम्स। तो आपके ऑप्शन में आपके सामने रखता हूँ, ए बेन जॉनसन, बी थॉमस क्रू, सी स्पेंसर, और डी रॉबर्ट हैरिक। तो साहब जो रॉबर्ट हैरिक साहब हैं उनकी अगर पोइट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको एनाटॉमी पोएम्स मिलेगी, रिलीजियस पोएम्स मिलेंगी और एपिग्राम्स भी देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा डी,
रॉबर्ट हेरिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डैफोडिल्स इज ए पोएम रिटन बाई। टू डैफोडिल्स आप सबको पता है एक पोएम है और साहब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूँ, ए रॉबर्ट हेरिक के द्वारा, बी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, सी जॉन कीट्स के द्वारा और डी पीवी शैली के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप दें, ठीक, मैं इसका वेट करूंगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक मास्टर्स हैव बीन फॉलोड बाई थॉमस क्रू। ध्यान से क्वेश्चन समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक मास्टर्स हैव बीन फॉलोड बाई थॉमस क्रू। इनमें से कौन सा पोइटिक मास्टर ऐसा है जिसको कि थॉमस क्रू साहब ने फॉलो किया है? तो साहब मतलब मास्टर्स पूछे गए हैं, दो पोइट्स। तो देखिए, ए ऑप्शन लिखा है हैजलिट एंड हेरिक, बी ऑप्शन है मिल्टन एंड जॉन डन, सी ऑप्शन है आपका जॉन डन एंड बिथर और डी ऑप्शन है आपका बेन जॉनसन एंड डन। तो साहब थॉमस क्रू फॉलोवर रहे हैं बेन जॉनसन और डन साहब के, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 विच पोइट रोट ऑफ बोथ ए डिवाइन मिस्ट्रेस ए क्रूअल मिस्ट्रेस। यानी कि इन चार राइटर्स के जो मैंने नाम लिखे हैं उनमें से आपको ये बताना है ऐसा कौन सा राइटर है जिसने कि ए डिवाइन मिस्ट्रेस भी लिखा है और एक क्रूअल मिस्ट्रेस की रचना भी की है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए जॉन डन, बी रिचर्ड क्रॉशा, सी हेनरी वॉगन और डी थॉमस क्रू। तो साहब थॉमस क्रू राइटर हैं आपके जिन्होंने की ए डिवाइन मिस्ट्रेस और एक क्रूअल मिस्ट्रेस दोनों पोएम्स की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 9 हु अमंग द फॉलोइंग इज ए कैवेलियर पोइट। इनमें से कौन सा पोइट ऐसा है जो कैवेलियर पोइट के ग्रुप में शामिल है? हेनरी वॉगन ए, ये आपके मेटाफिजिकल हैं, रिचर्ड क्रॉशा, जॉन सकलिंग और एन फिंच। तो साहब इसका सीधा आंसर है आपका जॉन सकलिंग साहब जो हैं वह आपके कैवेलियर पोइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका हु डेवलप द इंटरेस्ट इन सुसाइड एंड एन ऑब्सेशन विद डेथ। इन चार पोइट्स में से ऐसा कौन सा पोइट है जिसने कि सुसाइड और ऑब्सेशन विद डेथ के साथ इंटरेस्ट दिखाया है? ए ऑप्शन जॉन डन, बी ऑप्शन जॉन बुनियान, सी ऑप्शन जॉन मिल्टन और डी ऑप्शन थॉमस फुलर। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जॉन डन साहब जो हैं उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है सुसाइड और ऑब्सेशन विद डेथ में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 हु स्पोक द फेस टू फेस विद गॉड। फेस टू फेस विद गॉड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश पोइट्री। यानी कि अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी पोइट्री के इतिहास में ऐसा पहला कौन सा पोइट है जिसने कि ईश्वर से फेस टू फेस वार्तालाप को दिखाया है? ऑप्शन ए हेनरी वॉगन, ऑप्शन बी जॉन डन, ऑप्शन सी जॉर्ज हर्बर्ट और ऑप्शन डी एडमंड स्पेंसर। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी जॉर्ज हर्बर्ट साहब जो है वो फेस टू फेस विद गॉड को उन्होंने प्रदर्शित किया है अपनी पोइट्री के माध्यम से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है आपका हु वॉज कॉल्ड एट हार्ट ए मिस्टेक। यानी कि इन चार राइटर्स में से ऐसा कौन सा राइटर है जो कि एट हार्ट मिस्टेक कहा गया, हृदय से मिस्टेक कहा गया? ऑप्शन ए आपका रिचर्ड क्रॉशा, ऑप्शन बी जॉर्ज हर्बर्ट, ऑप्शन सी हेनरी वॉगन, ऑप्शन डी अब्राहम कॉली। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हेनरी वॉगन साहब जो हैं उनको एट हार्ट मिस्टेक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूरिटन स्पिरिट एंड फाइंड इट्स नोबलेस्ट एक्सप्रेशन। इन चार राइटर्स में से ऐसा कौन सा राइटर है जिसको कि प्यूरिटन स्पिरिट के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है और साथ ही साथ नोबल एक्सप्रेशन के लिए भी? ठीक है ना साहब? तो आपके ऑप्शन में आपके सामने रखता हूँ, ए बर्टन, बी डन, सी हर्बर्ट, डी मिल्टन। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका डी, यानी कि जॉन मिल्टन साहब जो हैं उनको रेस्पॉन्सिबल माना गया है प्यूरिटन स्पिरिट के लिए। और जब हम पैराडाइज लॉस्ट हमने इनका पढ़ा है तो नोबलेस्ट एक्सप्रेशन के लिए भी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 इन विच ग्रेट एपिक एडम फेल टू द फर्स्ट टेम्पटेशन बाई सैटर्न एंड एक्साइल फ्रॉम द हेवन। यानी कि ऐसा कौन सा अंग्रेजी भाषा का एपिक है जिसमें कि ये दिखाया गया है कि एडम जो है
उसमें सबसे पहला बंदा है ऐसा जिसमें लालच की भावना उत्पन्न हुई, और ये लालच सैटर्न ने उसके मन में पैदा करवाया, और इस लालच के कारण उसको हेवन से निकाल दिया गया। तो साहब आप सबको मैंने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ाया है, तो ये सीधा सीधा आंसर है आपका ए ऑप्शन, पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, विच इज लाइक एन एक्सक्यूर्जन इनटू द इंग्लिश फील्ड्स एट सनराइज। विच इज लाइक एन एक्सक्यूर्जन इनटू द इंग्लिश फील्ड्स एट सनराइज। इन 3 ऑप्शन, चौथा नन मैंने लिखा है, में से कौन सा ऐसा वर्क है जिसको कि एन एक्सकर्सन इनटू द इंग्लिश फील्ड्स एट सनराइज कहा जाता है। ए ऑप्शन पैराडाइज रीगेंट, बी ऑप्शन लेलेग्रो, सी ऑप्शन थायरेसिस और डी ऑप्शन नन। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लेलेग्रो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहब ये। आइडेंटिफाई द फादर ऑफ कपलेट, यानी कि अगर फादर ऑफ कपलेट पूछ लिए जाएं तो वो कौन है। तो ऑप्शन में आपके सामने रखता हूँ रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन वॉल्टर, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन पोप और डी ऑप्शन ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो साहब इसका राइट आंसर होगा वाल्टर पेटर, यानी कि ऑप्शन बी जो हैं वह कपलेट के फादर कहे गए हैं, यानी कि वॉल्टर को कपलेट का फादर कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट पोइट टू यूज कंसिस्टेंटली द क्लोज कपलेट विच डोमिनेट्स पोइट्री ऑफ नेक्स्ट सेंचुरी। यानी कि कौन सा ऐसा पोइट है जिसने कि क्लोज कपलेट का इस्तेमाल किया है और जिसकी पोइट्री जो है वो इतनी डोमिनेट रही कि नेक्स्ट सेंचुरी तक चली है साहब। तो आपका ऑप्शन है ए हेनरी वॉगन, बी ऑप्शन है एडमंड बेलर, सी ऑप्शन है अब्राहम कॉली और डी ऑप्शन है एंड्रयू मार्वेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडमंड वॉलर जो हैं ये पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने कि कंसिस्टेंटली क्लोज कपलेट का यूज किया है और साथ ही साथ इनकी पोइट्री जो है वो नेक्स्ट सेंचुरी तक डोमिनेट रही है, एडमंड वॉलर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स। हु वॉज कॉल्ड, किसको कहा जाता था द शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स। तो भैया देखिए ऑप्शन में आपके सामने रखता हूँ जेरेमी टेलर, थॉमस फुलर, रॉबर्ट बर्टन और डी रिचर्ड वाटर। तो साहब इसका राइट आंसर है जेरेमी टेलर को कहा जाता था द शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, हु डिड नॉट बिलोंग टू द प्यूरिटन एज। इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा राइटर है जो कि प्यूरिटन एज का नहीं है। तो साहब ए ऑप्शन इलियट, जॉन इलियट लिखा हुआ है, ये आपके प्यूरिटन एज के हैं। मिल्टन साहब तो प्यूरिटन एज के आप कह सकते हैं मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं। जॉन हेवुड साहब जो हैं इनका संबंध जो है वो कदापि प्यूरिटन एज से नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी, जॉन हेवुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एरा ऑफ जॉन ड्राइडन द रोमन चर्च इज ए सिंबल फॉर। अगर हम जॉन ड्राइडन के एरा की बात करें तो रोमन चर्च प्रतीक हैं, काय का प्रतीक है साहब, वॉल्व का, एंग्लिकन चर्च का, हिंड का या पैंथर का। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, हिंड का। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। क्या शेक्सपियर साहब के बारे में किसने कहा स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। तो साहब ए ऑप्शन रॉबर्ट ग्रीन, बी ऑप्शन थॉमस किड, सी ऑप्शन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और डी ऑप्शन बेन जॉनसन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि बेन जॉनसन साहब ने कहा है शेक्सपियर के लिए स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है, हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। किसने शेक्सपियर साहब के लिए कहा द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। तो आपके ऑप्शन में आपके सामने रखता हूँ, ए ऑप्शन है आपका डॉक्टर जॉनसन, बी ऑप्शन है आपका मिल्टन, सी ऑप्शन है आपका टी.एस. इलियट और डी ऑप्शन है आपका जॉन ड्राइडन। तो साहब लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल शेक्सपियर साहब को कहा है जॉन ड्राइडन साहब ने। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जॉन ड्राइडन साहब का एक बहुत सेलिब्रेटेड ऐसे है जिसका नाम है ड्रामेटिक पोएसी।
तो ड्रामेटिक पोइसी के अंतर्गत इन्होंने शेक्सपियर साहब को कहा है द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोसेट ड्रामा। ये 4 आपके वर्ग के नाम लिखे हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा वर्ग जो है वह क्लोसेट ड्रामा नहीं है। तो साहब इसका सीधा आंसर है आपका ऑल फॉर लव जो है वो क्लोसेट ड्रामा नहीं है। बचे हुए ये जो हैं वो क्लोसेट ड्रामा के अंतर्गत आते हैं। अगर प्रोमीथियस अनबाउंड की बात करूं तो ये एक 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है जिसको पीबी शैली ने लिखा है। अगर मैं बात करता हूँ डायनेस्ट की तो डायनेस्ट जो है वह एक क्लोसेट ड्रामा है जिसको थॉमस हार्डी ने लिखा है। और मैं तीसरे की बात करता हूँ अगर सैमसन एगोनिस्ट की, तो सैमसन एगोनिस्ट जो है वो भी एक क्लोसेट ड्रामा है जिसको जॉन मिल्टन ने साहब ने लिखा है। जबकि भाई ऑल फॉर लव जो है वह एक हीरोइक ड्रामा है, ना कि क्लोसेट ड्रामा ऑल फॉर लव, और इसके रचयिता हैं आपके जॉन ड्राइडन साहब। ठीक है ना साहब, तो समझ में आ गई है पूरी बात। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। भैया लंदन में रॉयल सोसाइटी जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? ऑप्शन ए 1660, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1642, ऑप्शन डी 1798। तो इसका राइट आंसर है आपका 1660 में। और साहब जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ उस समय इंग्लैंड के राजा थे किंग चार्ल्स सेकंड, और उनके दौरान ये द रॉयल सोसाइटी जो है ऑफ लंदन इसका आप कह सकते हैं आरंभ हुआ। और मैं यहाँ एक और बात बता दूँ, ये दुनिया का द ओल्डेस्ट नेशनल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है। विशेष ध्यान रखिए, द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है वो इस वर्ल्ड का ओल्डेस्ट जो है वह इंस्टीट्यूशन है द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जो कि 1660 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ जब किंग चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कैवेलियर पोइट सपोर्टेड डैश इन द सिविल वॉर। भैया सिविल वॉर हुआ तो कैवेलियर पोइट्स ने किसको सपोर्ट किया? ए ऑप्शन चार्ल्स सेकंड को, बी ऑप्शन रिचर्ड को, सी ऑप्शन चार्ल्स फर्स्ट को, या डी ऑप्शन क्रॉमवेल को। तो साहब कैवेलियर पोइट्स की अगर बात करें तो कैवेलियर पोइट जो हैं वह 17वीं सेंचुरी के आसपास बने हैं, और उन्होंने किंग चार्ल्स फर्स्ट का इंग्लिश सिविल वॉर के समय जो कि 1642 से 1651 तक हुआ था उसमें चार्ल्स फर्स्ट जो हैं उनका साथ दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इवेंट हैपेंड इन 1642। नीचे 4 इवेंट के नाम लिखे हैं, आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा इवेंट 1642 में हुआ था साहब। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ मैं। पहला है एक्सक्यूजन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, दूसरा है इन्वेशन ऑफ आयरलैंड बाय क्रॉमवेल, तीसरा है थिएटर्स वर क्लोज, और डी है क्रॉमवेल वाज सक्सीडेड बाय रिचर्ड। तो साहब इसका सीधा आंसर है आपका थिएटर्स वर कोल्ड, क्योंकि एक्सक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट जो है वो 1649 है, और आयरलैंड पर जो इन्वेशन है जो कि क्रॉमवेल के द्वारा किया गया साहब वो किया गया था 1649 में। ठीक, और जो क्रॉमवेल वाज सक्सीडेड बाय रिचर्ड ये हुआ है आपका जब आप इसको कह सकते हैं कि इसको 1660 में क्रॉमवेल वाज सक्सीडेड बाय रिचर्ड, तो ये है भैया 1660 में। तो इसका सीधा आंसर है आपका थिएटर्स वर क्लोज, ये राइट ऑप्शन है आपका, जो कि 1642 में हुआ। इसी कारण से आप समझ लीजिए जब ये 1642 में ये बंद हुआ तो क्लोसेट ड्रामा जो हैं वो लिखे जाने लगे जो कि वर्स फॉर्म में थे, और इनका कई क्लोसेट ड्रामा ऐसे हैं जिनका स्टेज पर कभी मंचन नहीं हुआ, और उसमें जॉन मिल्टन साहब के द्वारा लिखा गया सैमसन एगोनिस्ट भी शामिल है, क्योंकि उस समय थिएटर्स बंद कर दिए गए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। भाई क्वेश्चन नंबर 27 है द रिस्टोरेशन पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई। अगर रिस्टोरेशन पीरियड की बात करता हूँ मैं तो रिस्टोरेशन पीरियड जो है वो किससे इन्फ्लुएंस था? पहला ऑप्शन फ्रेंच ड्रामेटिस्ट है, दूसरा द ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है इटालियन ड्रामेटिस्ट, और डी ऑप्शन है ग्रीक ड्रामेटिस्ट। तो इसका सीधा आंसर है आपका ऑप्शन ए
फ्रेंच ड्रामेटिस्ट। रिस्टोरेशन पीरियड जो है वह फ्रेंच ड्रामेटिस्ट से बहुत अधिक इन्फ्लुएंस्ड है। क्वेश्चन नंबर 28, कॉन्ग्रीव ट्राइड हिज हैंड एट, कॉन्ग्रीव साहब ने किस प्रकार का वर्क लिखा, किस प्रकार के वर्क में अपने हाथ आजमाए? रोमांटिक कॉमेडीज़ में, कॉमेडीज़ ऑफ ह्यूमर में, कॉमेडीज़ ऑफ मैनर्स में या डी फार्सेस में? तो साहब विलियम कॉन्ग्रीव की बात करें तो विलियम कॉन्ग्रीव साहब जो हैं इनको कॉमेडी ऑफ मैनर्स का बेताज बादशाह कहा जाता है। इनके प्लेज हैं जैसे कि द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, लव फॉर लव, द वे ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा फेमस द वे ऑफ द वर्ल्ड जो हम सबने पढ़ा है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स साहब, क्या कॉमेडी ऑफ मैनर्स की जब मैं बात करता हूं तो विलियम कॉन्ग्रीव ने अपने हाथ अगर आजमाए हैं तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में, जिसको उन्होंने एक अपनी अलग ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, पोइटिक जस्टिस वॉज ए टर्म कॉइन्ड बाई, पोइटिक जस्टिस एक अपने आप में टर्म है। आपसे पूछा जा रहा है इस टर्म को कॉइन्ड किसने किया? सैमुअल जॉनसन ने, जेफरी लीच ने, जॉन ड्राइडर ने या थॉमस राइमर ने? तो साहब इसका राइट आंसर है थॉमस राइमर साहब ने पोइटिक जस्टिस जो टर्म है उसको दिया है। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूज? बहुत फेमस वर्क है साहब। तो रॉबिन्सन क्रूज किसके द्वारा लिखा गया? ए ऑप्शन डैनियल डेफो, बी ऑप्शन सैमुअल रिचर्डसन, सी ऑप्शन हेनरी फील्डिंग और डी ऑप्शन जॉन गॉल्सवर्दी। तो साहब इसका सीधा सीधा आंसर है आपका ऑप्शन ए, डैनियल डेफो साहब जो हैं उन्होंने रचना की है आपका रॉबिन्सन क्रूज की। तो इसका ऑप्शन है आपका डैनियल डेफो, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर। तो आज के इस वीडियो में मैंने कुल मिलाकर आपको 30 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और दूसरे लोगों तक प्लीज़ मेरे चैनल को पहुँचाने का कार्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।